हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12 की जो हिस्ट्री की बुक है थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री उसका टॉपिक देखेंगे। उसका जो सेकंड चैप्टर है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, उसका टॉपिक देखेंगे न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक बॉक्स में दिया गया है चीफ्स एंड चीफडम्स। तो इसको जान लेते हैं। पहले एक बार हेडिंग समझ लो, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। किंगशिप यानी कि जो राज करने का तरीका हो गया वो सब। तो उसके न्यू नोशंस यानी कि स्टार्टिंग में जो अर्ली स्टेज थी उसमें किंग ऐसे राज करता था कि बहुत बड़े एरिया पे राज कर रहे हैं और उसके अंडर में बहुत सारे मिनिस्टर वगैरह होते ऐसे राज करता है। लेकिन अब धीरे धीरे चेंजमेंट्स आ गई थी राज करने के स्टाइल में किंगशिप में। वो क्या थी भाई, छोटे मोटे चीफडम्स चलने लग गए थे, छोटे मोटे चीफ होने लग गए थे, छोटे मोटे किंगडम होने लग गए थे पहले के टाइम पीरियड के एम्पायर के मुकाबले। और एम्पायर भी होते थे लेकिन ये सब भी चल गए थे, तो उन सबको जानेंगे। ठीक है, चीफडम जनरली एक छोटा एरिया होता है, जनरली स्मॉल, कि जो सबसे बड़ा होता है एम्पायर। जैसे कि मौर्यन एम्पायर पड़ा था, बहुत बड़े एरिया पे होता है। उसके बाद आता है किंगडम, छोटे से एरिया पे होता है। फिर उसके बाद आता है चीफडम, ये उससे भी छोटे एरिया पे होता है। तो चीफडम के बारे में जान लेते हैं। तो चीफडम्स के जो रूलर होते हैं, चीफ्स, उनके बारे में जान लेते हैं। तो चीफ एक जनरली पावरफुल मैन होता है उस एरिया में, छोटे से एरिया में जो पावरफुल मैन है वो, जिसकी पोजीशन या तो हेरिडिटरी हो सकती है। हेरिडिटरी मतलब कि भाई चीफडम था, उसका एक राजा बना ए, फिर ए का बेटा बन गया बी, बी भी उसका राजा बन गया। या तो हेरिडिटी हो सकती है या फिर हार्डवर्क वाला पर्सन भी हो सकता है कि मतलब कोई और बंदा है सी, भाई गरीब बाप का बेटा था लेकिन उसमें दिमाग बहुत था। उसको एक बंदे ने ट्रेन करा पॉलिटिक्स के लिए और फिर सी को बोला कि ऐसे ऐसे इस पर अटैक करियो, इसे हरा के तू बन देव राजा, तो बी को हरा के सी बन गया। तो अब हार्डवर्क वाला सिस्टम भी था चीफ वगैरह में। ठीक है, फिर जो चीफ होता था ये, इसको जो सपोर्ट आता था वो जनरली इसके किंग फोल्क्स में से आता था। किंग फोल्क्स में से आता था। किन फोल्क्स क्या होते हैं? ये होते हैं ब्लड रिलेटिव्स। क्योंकि अब भाई ये छोटा एरिया है तो तुम्हारी जानकारी जितनी होगी कि भाई तुम्हारे चाचा ताऊ के जितने लड़के हो गए, उनके जितने बेटे हो गए, दादा दादी, उन सब की जानकारी ढूंढ लेते थे। तुम्हारे जितने भी एरिया में जानकारी फैली हुई है उन सबसे कहते हैं कि भाई मैं चीफ बनना चाहता हूँ, लोगों के मन में मेरी अच्छी इमेज बनाओ, ये सब। तो ऐसे सपोर्ट जगाया जाता था लोगों के मन में अपने किन फोल्क्स की मदद से, ब्लड रिलेटिव्स की मदद से। ठीक है, फिर उसके बाद बताया जाता है किसके कुछ फंक्शंस होते थे, जैसे कि ये कुछ स्पेशल रिचुअल्स कंडक्ट कराता था। वॉरफेयर वगैरह जो होते हैं, लड़ाई वगैरह, उनमें लीडर बनता थे कि भाई ये छोटा सा एरिया है, अब भाई कोई दूसरा एरिया इससे लड़ाई कर रहा है तो अब इसका चीफ बोलेगा कि भाई आ जाओ अपने सारे बंदे। तो जितने बंदे होंगे एरिया में ठाटे ठाटे से उन सबको बुला लेगा और फिर लड़ाई करने चले जाएंगे। कोई इनके पास आर्मी नहीं होती थी क्योंकि भाई छोटा एरिया है तो आर्मी इतनी मैनेज नहीं कर पाते थे। तो ना इनके पास कोई आर्मी होती थी कि भाई आर्मी लेके चल दिए लड़ाई करने। अपने लड़के सेलेक्ट करते थे और उनका लीडर जो चीफ होता था वही बनता था। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया है इसका और फंक्शंस क्या होता था। ये जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, प्रजा में आपस में डिस्प्यूट हो जाते हैं कि भाई ए का घर है, ये बी का घर है, ये बॉर्डर पे बिल्कुल। कल को बी बोल रहा है कि भाई इतना एरिया मेरा है, तो ए बोलेगा नहीं भाई ये तो मेरा था, तो इनमें आपस में लड़ाई होगी। तो ये जो चीफ है ये देखेगा कि भाई गलती किसने करी है, ए ने करी है बी ने करी है। अगर उसे लगा कि बी ने करी है तो बी को सज़ा सुनाएगा और फिर एरिया बराबर बराबर बंटवा देगा। ठीक है, तो चीफ का एक ये काम होता था। राजा की तरह जो एम्पायर का या फिर रूलर वगैरह होता था उसकी तरह कोई लार्ज फंक्शंस नहीं थे कि भाई मिनिस्टर्स बैठ रहे हैं इसकी बैठक में और बड़े बड़े काम हो रहे हैं, टैक्स ले रहा है, ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता था। इसके पास मनी कहा जाता था, ये गिफ्ट्स मिलते थे इसे। इसकी जो प्रजा होती थी उसको ये चाहिए होता था बहुत ज़्यादा। नॉर्मल रूलर की तरह नहीं होता था ज़बरदस्ती आके रूल कर लिया। अगर प्रजा चाहती थी तो ही चीफ बनता था। तो प्रजा इसको गिफ्ट पहुँचाती रहती थी टाइम के टाइम कि हमारा राजा है बहुत अच्छा गिफ्ट दे दिया। और इन बहुत सारे गिफ्ट की वजह से इसका मनी रिसोर्स बढ़िया चल जाता था राज्य का। ये टैक्स वगैरह नहीं लेता था,
बड़े बड़े रूलर्स की तरह, ठीक है। फिर उसके बाद चीफ्स एंड किंग्स इन साउथ हेडिंग दी गई है, सब हेडिंग उसको पढ़ लेते हैं। तो अब किंगडम्स मैंने बता दिए थे, एम्पायर से छोटे होते थे लेकिन चीफडम से बड़े होते थे। तो जो चीफडम होता है इसका रूलर होता है चीफ, किंगडम का होता है किंग, एम्पायर का होता है एम्परर, या फिर जिसे रूलर कह सकते हो तुम, ठीक है। तो किंगडम और चीफडम साउथ में बहुत ज़्यादा बन गए थे। नॉर्थ में तो एम्पायर था भाई, मौर्यन एम्पायर बन गया था, और उसके बाद गुप्ता एम्पायर बन गया था, और बहुत सारे एम्पायर बन गए थे, अलग अलग राजा हो गए। तो साउथ जान लेते हैं मेनली फ़िलहाल। तो साउथ में जो किंगडम्स थे मेनली उनका नाम था, जैसे कि चोलास थे एक थे चेरास, एक थे पांड्यास, ये सब थे। और ये कौन से एरिया में थे? साउथ में थे। साउथ में भी एक स्पेसिफिक एरिया था जिसका नाम था तमिलकम। तमिलकम तमिलनाडु से थोड़ा मैच हो रहा है, इससे तुम समझ सकते हो कि तमिलनाडु के पास कहीं होगा, लेकिन इसमें तमिलनाडु तो था ही, साथ में थोड़ा बहुत एरिया केरला आ जाता था। केरला और आंध्र प्रदेश जो है इनका कुछ कुछ पार्ट आ जाता था, पूरे नहीं थे। तमिलनाडु पूरा आ जाता था, ठीक है। तमिलकम एरिया कहलाता था। तो उसके 3 चीफडम्स थे, चेरास, चोलास और पांड्यास, ठीक है। और ये सारे जो चीफडम्स थे स्टेबल थे और प्रोस्परस भी थे साथ के साथ। मतलब अब छोटा एरिया है तो तुम सोचोगे कि भाई स्टेबल नहीं होंगे या फिर पैसे इतने नहीं आते होंगे, ऐसा कुछ नहीं था भाई, स्टेबल भी थे और प्रोस्परस भी थे। अब ये सब हमें कैसे पता कि भाई 3-4 राज्य हुआ करते थे, 3-4 चीफडम्स हुआ करते थे, ये हमें पता चले हैं तमिल संगम टेक्स्ट से। तमिल के लोगों ने बहुत टाइम पीरियड पहले तमिल संगम टेक्स्ट वगैरह लिखे थे, इनमें पोएम्स वगैरह होती थी, इनमें राजाओं की बात हो जाती थी थोड़ी बहुत, या फिर राजा के एरिया की बात हो जाती थी, तो उससे हमें पता चल गया, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्थ में भी छोटे मोटे एक आध चीफ वगैरह होते थे, चीफ और किंगडम्स वगैरह, तो उनके बारे में बताया गया है। 2 थे, जैसे कि सतावाहनास और एक था सकाज, इन दोनों के बारे में बताया गया है। सकाज कहाँ पे रूल करते थे? ये सेंट्रल एशिया के पीपल थे, लेकिन सेंट्रल एशिया से आए थे ये लोग। सेंट्रल एशिया कौन सा एरिया हो गया? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये वाला एरिया हो गया, ईरान वगैरह, इसे कहते हैं सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो इधर से आए थे लोग, और इन्होंने कहाँ पे राज किया था? इन्होंने किया था नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही। तो सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो इस एरिया के आसपास ही रूल करते थे सकाज। और सतावनास कहाँ पे रूल करते थे? ये करते थे सेंट्रल, ये भी बाहर से ही आए थे, इनका बताया नहीं गया कहाँ से आए थे। सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया पे रूल करते थे, ये इंडिया पे रूल करते थे, ना कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। तो सेंट्रल इंडिया क्या हो गया? मध्य प्रदेश वगैरह वाला एरिया हो गया। वेस्टर्न इंडिया क्या हो गया? राजस्थान वगैरह और हरियाणा वगैरह, ठीक है। तो उस एरिया का हो गया ये। तो सतावनास यहाँ पे रूल करते थे, सकाज यहाँ पे रूल करते थे। फिर इनके जो सोशल ओरिजिन्स थे वो जनरली ऑब्सक्योर होते थे, ऑब्सक्योर रहते थे। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? नॉट डिस्कवर्ड, वो चीज़ जो खोजी ना गई हो। जो सतावनास थे इसका एनसीईआरटी में दिया नहीं गया भाई कहाँ के रहते हैं, कहाँ के रहने वाले थे, बस आके रूल कर लिए उन्होंने, ये बताया गया है। तो ये इसलिए बताया गया क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो कहाँ के थे। उनके सोशल ओरिजिन ऑब्सक्योर थे, नॉट डिस्कवर्ड। सोशल स्टेटस जनरली कैसे डिटरमाइन होता है? टोटल सोशल स्टेटस डिटरमाइन होते हैं तुम्हारे बर्थ पे, कि भाई तुम किसके घर में पैदा हुए हो, अपर कास्ट में हुए हो, लोअर कास्ट में, उस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। लोअर कास्ट में, अपर कास्ट में, कौन सी जात वगैरह, कौन से रिलीजन वगैरह, किस में पैदा हुए हो, उससे तुम्हें सोशल स्टेटस मिलता था। तुम राजा के घर में पैदा हुए हो या फिर किसी गरीब के घर में, तो ये होता था सोशल स्टेटस, ठीक है। तो सतावनास थे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते थे कि हम यहाँ से आए, हम इसके बेटे थे वगैरह वगैरह। तो अब इन्हें सोशल स्टेटस नहीं मिलता था इस वजह से, लेकिन इन्होंने बाद में सोशल स्टेटस पाने की कोशिश की, और कैसे की वो हम जानेंगे इस वीडियो में। फिर अभी जो सोशल स्टेटस क्लेम करते थे ये कैसे करते थे? इन्होंने देखा कि भाई इंडिया के जो लोग हैं ये डायटीज़ वगैरह जो हैं इनके, डायटीज़ यानी कि जो देवी देवता हैं इनके, इनसे बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं।
तो ये सोचा अगर यहाँ पे सोशल स्टेटस जमाना है तो ऐसे कह दो कि मैं देवी का बेटा हूँ, मैं देवपुत्र हूँ वगैरह, तो लोग तुम्हें अच्छा सा सोशल स्टेटस दे देंगे, ठीक है। ऐसे उन लोगों ने सोचा जो बाहर के रूलर्स थे, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इसके कुशानाज। कुशानाज ने इंडिया पे रूल किया था 1 BCE से लेके 1st सेंचुरी BCE से लेके 1st सेंचुरी करंट एरा तक, ठीक है। 201 साल का इनका रूल था। और कौन से एरिया पे रूल किया था इन्होंने किया था सेंट्रल एशिया से लेके नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी कि पाकिस्तान, पंजाब हरियाणा वगैरह इस एरिया से लेके सेंट्रल एशिया, यानी कि ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, कैस्पियन सी के राइट साइड में जितना भी एरिया है वो, तो उधर से लेके इंडिया के वेस्टर्न पार्ट तक इन्होंने रूल किया था कुशानाज ने। तो राजाओं को कैसे दर्शाते थे वो हम समझ सकते हैं उनकी कॉइन्स और स्कल्पचर से। वो अपनी कैसी इमेज बनाना चाहते थे जनता के बीच में, तो वो कॉइन्स और स्कल्पचर हमने देख के समझे हैं। जो कॉइन्स थे उनमें वो अपनी फ़ोटो ऐसे लगाते थे कि भाई ये राजा है और यहाँ पे एक देवी है, ये कोई भाई बड़ी सी देवी हो गई इनकी, मान लो कोई भी उस टाइम पे रिलीजन था तो उसकी देवी मान लो, और ये इधर राजा हो गया, और एक सिक्के पे बना दी दोनों की फ़ोटो। तो लोग सोचेंगे भाई ये रानी है, ये ये देवी है, ये राजा है, यानी कि देवी का बेटा है। और नीचे लिखवाते थे देवपुत्री या देवपुत्र, देवी पुत्र वगैरह वगैरह, ऐसे लिखवाते थे ताकि भाई लोग सोचे कि भगवान से रिलेटेड है, भगवान का दूत है वगैरह वगैरह, जिससे ना सोशल स्टेटस हाई मिल जाता था। स्कल्पचर्स में क्या करवाते थे, स्कल्पचर्स में कोलोसल स्टैचूज बनवाते थे। कोलोसल यानी कि ग्रेट, बहुत बड़े बड़े से स्टैचूज बनवाते थे। बनवाए तो ठीक है भाई, बनवा लिए। कहाँ पे बनवाते थे, बनवाते थे श्राइन में, कि भाई कोई पूजा करने की जगह है, यहाँ पे भाई कोई देवी है, ये हमारी एक देवी है, ये भाई इसकी पूजा हो रही है, ये 2-4 भक्त बैठे हैं पूजा करने, थाड़ी है ये पूजा करने, तो ये श्राइन है भाई, यहाँ पे पूजा होती है। अब राजा ने देखा कि भाई यहाँ पे सब लोग इस मूर्ति की पूजा करके जाते हैं, तो साइड में मेरी मूर्ति लगवाता हूँ, मेरी भी पूजा कर जाएंगे और मेरी इमेज की इमेज अच्छी बन जाएगी और लोग सोचेंगे कि राजा हमारा भगवान जैसा है। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी स्टैचूज़ बनवाई, और वो स्टैचूज़ आज के टाइम पे भी हैं। जैसे कि एक श्राइन है, कहाँ पे है वो, यूपी में। तो यूपी के मथुरा में भी इनकी श्राइन्स मिली हैं, जहाँ पे जो कुशाना रूलर हैं, कुशानाज के जो रूलर हैं, उनकी बड़ी बड़ी स्टैचूज़ मिली है, कोलोसल स्टैचूज़, ठीक है। और ऐसे ही जो अफ़गानिस्तान था वहाँ पे भी इनकी स्टैचूज़ मिली हैं बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है, श्राइन्स में। इस समय समझ सकते हैं कि भाई वो सोशल स्टेटस पाने के लिए देवियों के साइड में या फिर देवों के साइड में अपनी मूर्तियाँ लगवाते थे, ताकि लोग ये समझे कि ये राजा तो भगवान से मिला हुआ है, बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह, जिससे इन्हें हाई सोशल स्टेटस मिल जाए, ठीक है। कुछ कुशाना के रूलर्स ने अपना नाम देवपुत्र भी यूज़ किया था, यानी कि सन ऑफ गॉड बोलते थे अपने आप को, मैं भगवान का बेटा हूँ, सीधा सीधा कह देते थे कि मैं इस भगवान का बेटा हूँ वगैरह वगैरह। और वो इंस्पायर कहाँ से हुए थे देवपुत्र बोलने के लिए, वो इंस्पायर हुए थे चाइनीज़ लोगों से, क्योंकि चाइना के भी कुछ लोग ऐसे ही अपने आप को सन ऑफ हेवंस बोलते थे, जो राजा हो गए थे सन ऑफ हेवंस, ठीक है। तो उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके कुशानाज ने भी देवपुत्र या फिर सन ऑफ गॉड बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया है 4th सेंचुरी CE के आसपास कुछ बड़े एम्पायर्स के एविडेंसेस हैं, जैसे कि उनमें से एक एम्पायर है गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर बहुत ही बड़ा था, मौर्यन एम्पायर से बड़ा, उसके एविडेंसेस हैं, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर किस चीज़ पे बेस्ड, हम आगे जानेंगे इस एम्पायर के बारे में, तो पहले समझ लेते हैं किस पे बेस्ड था, कोई बेसिस भी तो होगा। तो ये बेस्ड था फ्यूडलिज्म पे, या फिर हिंदी में जिसे कह सकते हैं समंताज, समंत सिस्टम। समंताज किसे कहा जाता था, फ्यूडल्स को। अब ये फ्यूडलिज्म का सिस्टम क्या होता है ये जान लेते हैं। तो सबसे ऊपर होता है राजा, बीच में यहाँ पे नीचे होते हैं टीनेंट या फिर फ्यूडल या फिर समंताज,
इंग्लिश वगैरह में टीनेंट या फ्यूडल बोलते हैं, हिंदी में समंत बोलते हैं। राजा या फिर किंग बोल लो तुम, और नीचे आ जाते हैं पीजेंट्स या फिर तुम किसान बोल लो। ओके, तो जो राजा होता है वो पूरी ज़मीन का मालिक होता है भाई। पूरे एरिया में जितनी भी ज़मीन है एम्पायर में वो सारी राजा की है। तो राजा इन्हें क्या देता था, इन्हें देता था ज़मीन, इन्हें लैंड दे दिया, ठीक है। फिर अब इन्हें कुछ मिला है बदले में भी देना पड़ेगा। तो अभी समंत हो गया, जो टीनेंट होते थे ये क्या करते थे, जो ग्राउंड लेवल पे इनके लोग हैं या फिर जो इनकी छोटी छोटी टुकड़ियाँ होती थी, तो वो टुकड़ियाँ भेज देते थे जब भी लड़ाई होती थी। ये इन्हें आर्मी का सपोर्ट प्रोवाइड करते थे राजा को। ऐसा नहीं है कि भाई आर्मी राजा के पास नहीं है, राजा के पास सबसे बड़ी आर्मी होती थी, लेकिन अब भाई छोटी बहुत आर्मी और मिल रही है तो राजा रख लेता था। तो इन्हें छोटी मोटी आर्मी पहुँचा देते थे, जिससे कि राजा की आर्मी थोड़ी और बड़ी हो जाती थी। फिलहाल 100 की है तो 120 हो जाती थी, ऐसे हो जाती थी, ठीक है। तो राजा ने लैंड देता, बदले में इन्हें आर्मी मिल जाती राजा को। फिर अब इस लैंड का ये करते क्या, भाई ज़मीन है, अब ये बड़े बड़े सुमंताज हैं भाई, इनका भी सोशल स्टेटस हाई होता था, तो अब ये खुद तो जाके खेती करेंगे नहीं, तो ये ज़मीन देते थे वापस पीजेंट्स को, जो खेती करने वाले किसान होते हैं इन्हें ज़मीन दे देते कि भाई तुम इस पर खेती करो, और जितना भी प्रोडक्शन आए ना उसमें से भाई 1/10 हिस्सा में दे देना, तो भाई टैक्स के रूप में, बाकी तुम रेंट वगैरह के रूप में हमने तुम्हें ज़मीन दी है इस नाम पे, ठीक है, बाकी तुम 9/10 तुम रख लेना, ठीक है, ऐसा कर देते थे। तो भाई पीजेंट्स अपनी ज़मीन, इनकी ज़मीन पे अपने खेती वगैरह करता और इन्हें वो दे देता टैक्स के रूप में, इन्हें टैक्स दे देता, ठीक है। फिर अब ये टैक्स थोड़ा बहुत ये रख लेते भाई, 1/10 आया है, इसका 50% ये रख लेते, 50% राज्यों को दे देते, आर्मी के साथ साथ टैक्स भी दे देते। तो इस सिस्टम को कहा जाता है फ्यूडलिज्म या फिर समंता सिस्टम, समंत सिस्टम, ठीक है। यही बताया गया है एनसीईआरटी में, थोड़ा इंग्लिश में हाई लेवल में बोल दिया गया है, मैंने आसानी समझा दिया। फिर उसके बाद बताया गया जो समंत होते थे, कई बार क्या होता है इनके पास आर्मी ज़्यादा हो जाती थी, कि भाई जो आर्मी है राज्य की वो है 100, इनके पास 110 आर्मी है पहले से, तो भाई ये क्यों राजा के अंडर में काम करेंगे, ये राजा को साइड में भगा के खुद ही आर्मी बना लेंगे, तो खुद ही एम्पायर बना लेंगे अपना। तो कई बार क्या होता था समंत बन जाते थे राजा, जो हाई लेवल हो जाता था उनका, और राजा का लो लेवल, यानी कि राजा अब 100 हो गया और ये 110, तो राजा कमज़ोर हो गया, तो ये बन जाता था वापस समंत। तो चेंजमेंट हो जाती थी कई बार पोजीशंस में ऑन द बेसिस ऑफ पावर, तुम्हारी जितनी पावर है उस हिसाब पे पोजीशन चेंज हो जाती थी, कि भाई राजा ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट ही रहेगा, राजा कल को राजा की आर्मी घट गई तो ये समंत वगैरह हैं, ये इसके सगे भाई वगैरह तो है नहीं कि भाई छोड़ देंगे, तो समंत इसको हरा के इसकी जगह ले लेंगे और राजा को समंत बना देंगे, ऐसा कर देते थे, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया जो गुप्ता डायनेस्टी के लोग हैं, इनका सिस्टम तो ये था कि भाई फ्यूडलिज्म पे बेस्ड था इनका सिस्टम। तो गुप्ता डायनेस्टी की हिस्ट्री है, ये कैसे पता चली हमें, ये हमें पता चली है लिटरेचर से, जो किताबें वगैरह लिखी गई उनसे, कॉइन्स से, इंस्क्रिप्शन से और प्रशस्तीज से। प्रशस्तीज क्या होती थी, प्रशस्तीज होती थी पोयम वगैरह जो लिखी जाती थी किंग की तारीफ़ करने के लिए, कि भाई किंग ने, जैसे अकबर के दरबार में रहता था तानसेन, तो अकबर तानसेन से कहता कि भाई मेरे बारे में कोई बढ़िया सी पोएम लिख दे, तो अब ऐसा तो है नहीं तानसेन उसकी बुराई कर देगा, तानसेन उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलेगा। तो वही होती थी प्रशस्तीज, राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना, राजा के दरबार में जो पोएट वगैरह होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो प्रशस्ती से भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री जाना जाता है, लेकिन प्रशस्तीज 100% करेक्ट नहीं होती, क्योंकि इनमें बस बड़ाई लिखी जाती है, बहुत बड़ी बड़ी फेंक देते हैं। जैसे कि एक है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ये किसके ऊपर है, ये उसके ऊपर है समुद्रगुप्त पे। समुद्रगुप्त गुप्ता एम्पायर का रूलर था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त पे जो प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, किसने लिखी है, ये हरिसेन ने लिखी है। हरिसेन पोएट था किसका, समुद्रगुप्त का। तो प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया कि भाई समुद्रगुप्त इतना महान राजा है कि इंद्र जो भगवान है उसके वो भी कुछ नहीं है उसके आगे,
यमराज जो कि स्वयं मृत्यु का देवता है वो भी उसके सामने कुछ नहीं है। कुबेर जो धन का देवता है वो भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो भाई कुछ ज़्यादा फेंक रखी है, प्रशस्ति में ज़्यादा ही फेंक देते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री प्रशस्ति इससे 100% करेक्ट नहीं होती। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।